हेलो, इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय आप लोगों को समास बता रही हूँ और समास में भी मैं इस समय आप लोगों को कर्मधारय समास के बारे में बता रही हूँ। कर्मधारय समास का नाम आप लोग सुने ही होंगे। मैं कर्मधारय समास की ही बात कर रही हूँ। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का समास होता है, जिसमें उपमान और उपमेय का समास होता है, वही कर्मधारय समास। जो तत्पुरुष का भेद है वही कर्मधारय समास। यानी मैं कर्मधारय समास की ही बात कर रही हूँ और उसी कर्मधारय समास को मैंने पिछले वीडियो में बताया था और कुछ शेष रह गया था। आज मैं उस शेष को लेकर के आई हूँ। देखते हैं वह शेष क्या है। अगले पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं। मैंने उस दिन 5 पृष्ठ तक आप लोगों को बता दिया था और 5वें पृष्ठ में ही कुछ रह गया था। ध्यान से देखते हैं वह क्या है। देखिए ध्यान से। उपमान कर्मधारय क्या है? उपमान कर्मधारय। मैं बताई थी कि कर्मधारय समास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमित और रूपक। जिसमें से विशेषण विशेष्य को हमने समझ लिया है। अब उपमान को हम लोग समझने जा रहे हैं। उसके बाद उपमित को समझेंगे, फिर रूपक को समझेंगे। अभी उपमान को हम लोग देखते हैं। इसका सूत्र है उपमान कर्मधारय। उपमानानि सामान्य वचनैः। उपमानानि सामान्य वचनैः यानी उपमान और सामान्य गुणवाचक शब्द का जो समास होता है उसे ही उपमान कर्मधारय समास हम कहते हैं। अभी उपमान को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि उदाहरण है घन इव श्यामः। घन इव श्यामः, घन श्यामः क्या हो जाएगा? घन श्यामः यानी बादल के समान काला। बादल के समान काला। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? किसी को भी ऐसा कहा जा रहा है कि वह बादल के समान काला है। वह बादल के समान काला है। तो यहाँ पर जो है उपमान का एक सामान्य गुणवाचक शब्द के साथ समास हुआ है। देख रहे हैं आप। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ घन उपमान है और श्याम साधारण गुणवाचक शब्द है और इन दोनों का समास हुआ है। इसी तरह से शैलः इव उन्नतः, शैलोन्नतः, यहाँ इव को बीच में से हटा दिया जाता है। वहाँ घन इव श्यामः, वहाँ भी इव को बीच में से हटा दिया गया है और बाकी दोनों पदों को जोड़ दिया गया है। उसी तरह से यहाँ भी इव को हटा दिया गया है और इसमें से जो शैलः में जो विभक्ति है उसे भी हटा दिया गया है और शैलोन्नतः इस तरह शब्द बन गया है। यानी पर्वत की तरह ऊंचा, पर्वत की तरह ऊंचा। यानी यहाँ भी जो है उपमान और यह साधारण गुणवाचक शब्द है उन्नत, इसी का समास हुआ है। इसी तरह से अगला उदाहरण है नवनीतम इव कोमलम। नवनीतम इव कोमलम यानी नवनीत की तरह कोमल, मक्खन की तरह मुलायम। मक्खन की तरह मुलायम समास होगा नवनीत कोमलम। आप देख रहे हैं कि कर्मधारय समास का जो नियम है कि इसमें दोनों पद में एक ही विभक्ति होती है, इसीलिए यह समानाधिकरण कहलाता है। तत्पुरुष के समानाधिकरण का ही यह उदाहरण है।
कर्मधारय समास। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है और बीच में यू आया है, और इस तरह यहाँ जो है उपमान और साधारण गुणवाचक शब्द जो है यहाँ पर कोमलम में इसी का समास हुआ है। इसी तरह अगला उदाहरण है कमलम इव मुखम। कमल मुखम यानी कमल की तरह मुख, कमल की तरह मुख। बस इसमें समास करने में क्या करना है कि इव हटा करके और यहाँ की विभक्ति को हटा करके दोनों पदों को मिलाकर एक कर देना है, कमल मुखम। देख रहे हैं कमल मुखम। अगर कमल मुखम लिखा रहेगा और कहेगा आपसे कि इसका समास विग्रह करें तो आप कैसे कीजिएगा? आप सीधे लिखिएगा कमलम इव मुखम, कमलम इव मुखम। जैसे यहाँ पर नवनीत कोमलम लिखा रहेगा, इसका समास कहेगा तो कैसे कीजिएगा? नवनीतम इव कोमलम। और इस तरह से विग्रह लिखा हुआ है कमलम इव मुखम, और इसका समास बनाने के लिए कहेगा तो कमल मुखम। यानी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसका समास बना सकते हैं या जो समासिक पद है उसका विग्रह कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि हाँ यह कर्मधारय समास है, क्योंकि दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है और यहाँ पर उपमा और उपमेय का समास होता है, विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो इस तरह से ये इसकी पहचान है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखिए उपमित कर्मधारय, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 4 भागों में बांटा गया है समझने के लिए। तो अब यहाँ पर उपमित कर्मधारय है, ये क्या है? देखिए उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगे। यहाँ पर कह रहा है कि यदि सामान्य वाचक शब्दों का प्रयोग न हुआ तो उपमेय वाचक शब्द व्याघ्र आदि उपमान शब्दों के साथ जो समास होता है उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर उपमान बाद में और उपमेय पहले होता है, यानी यहाँ भी जो है उपमेय और उपमान का समास होता है और साधारण गुणधर्म जो है छिपा रहता है। हम एक शब्द में जान ले कि यहाँ भी उपमेय और उपमान का समास होता है और यहाँ पर जो साधारण गुणधर्म होता है वह छुप जाता है। यही उपमित कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुरुष व्याघ्रः इव। देखिए पुरुषः व्याघ्रः इव, यानी पुरुष बाघ के जैसा। उसमें था कि बाघ के जैसा पुरुष या पुरुष के जैसा बाघ, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष वाघ के जैसा। पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष व्याघ्र, इव को साफ हटा देंगे, इव को क्या कर देंगे यहाँ से भी हटा देंगे जब समास करेंगे तो पुरुष व्याघ्रः इसका समास बनेगा। और दोनों में देख रहे हैं आप समान विभक्ति लगी हुई है, पुरुषः और व्याघ्र समान विभक्ति लगी हुई है। हम लोग अगले उदाहरण में चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है मुखम कमलम इव। मुख कमलम, मुख कमलम, यहां से भी विभक्ति हट गई है और ये यू हट गया है लास्ट वाला, और मुख कमलम ऐसा समासिक पद बना है। अगर कहीं भी मुखम कमलम लिखा है और आपसे कोई ये कह रहा है कि इसका विग्रह करें तो आप कैसे कीजिएगा? आप सीधे लिखिएगा मुखम कमलम इव, यानी मुख कमल के जैसा, मुख कमल के जैसा। क्या है? मुख कमल के जैसा। अगला है अधरः पल्लव इव। अधर माने ओठ, अधर माने ओठ, इसको होठ भी कहते हैं, होठ। यानी अधर यानी होठ कैसा है? तो पल्लव के जैसा मुलायम है, पल्लव से तुलना की गई है, पल्लव से तुलना की गई है। किसकी? अधर की,
होठ की। अब अधरः पल्लव इव, अधर पल्लवः, क्या हो गया समास? अधर पल्लवः। अगर अधर पल्लवः लिखा हुआ है तो उसका विग्रह करना है, तो आप इस तरह से कीजिएगा, अधरः पल्लवः इव, अधरः पल्लवः इव। देख रहे हैं दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है। सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि दोनों में समान विभक्ति होगी। और दो ही चीज इसमें पहचानना है कर्मधारय में, एक विशेषण और विशेष्य का समास होगा और एक उपमेय और उपमान का समास होगा, और दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। यही इसकी पहचान है। कहीं भी रहे आप इतना पहचान लीजिए। बाकी अब उपमान है, उपमित है, अब इससे ज्यादा मतलब नहीं है। आप बस कर्मधारय समास है लिख दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। आगे देखिए, पुरुषः सिंह इव, यहां भी समास हुआ है दोनों का। पुरुष सिंह, क्या हो गया? पुरुष सिंह। एक उदाहरण बहुत ही अच्छा आ रहा है, देखिए, नरः सिंह इव, ठीक इसी के जैसा है। ठीक, पुरुष सिंह के जैसा है, नरः सिंह इव, नर सिंह, यानी नर सिंह के समान। ये उदाहरण आप लोग शायद जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, और इससे शायद आप लोगों को बहुत कुछ याद रहे। मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसे शायद आप लोग बहुत कुछ याद रख सकते हैं। भगवान विष्णु का एक अवतार था, नरसिंह अवतार। क्या था? नरसिंह अवतार। और इस नरसिंह अवतार में भगवान ने शरीर तो नर का लिया था, लेकिन मुख उनका सिंह का था। यानी वैसे नर थे जो सिंह के समान थे, उन्हें ही नरसिंह कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? नरसिंह कहा गया, यानी नर सिंह के समान, नर सिंह के समान। अब इस तरह से अगर ये उदाहरण आप लोग याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो फिर इस तरह के उदाहरण आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और जहां भी नरसिंह, पुरुष सिंह, अधर पल्लवा, मतलब इस तरह का उदाहरण मिले, आप तुरंत समझ जाइए कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं रूपक कर्मधारय के तरफ। रूपक कर्मधारय, इसमें क्या है कि उपमान और उपमेय वाचक शब्दों में अभेद स्थापित करते हुए समास होता है। रूपक कर्मधारय में उपमान और उपमेय वाचक शब्दों में अभेद स्थापित करते हुए समास होता है ना? उसे ही हम रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम इसको इस तरह से बताते हैं कि उनमें ऐसा लगता है कि कोई भेद ही नहीं रह गया। हम ऐसा बताते हैं, हम ऐसी तुलना करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनमें कोई भेद ही नहीं रह गया। उसे ही रूपक कर्मधारय समास हम कहते हैं। यानी उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करते हुए जो समास हम करते हैं, जो समास होता है, उसे ही रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। देखिए अगले पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ में हम लोग चलते हैं। जैसे शोकः एव सागरः, शोकः एव सागरः, देख रहे हैं आप, शोकः और सागरः दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है और बीच में एव आया है। जब समास होगा तो यह एव हट जाएगा और पहले पद की विभक्ति भी हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? शोक सागरः, शोक सागरः, यानी शोक रूपी सागर। शोक सागर का हिंदी क्या होगा? शोक रूपी सागर, शोक सागरः। शोक सागर कहने से ही अर्थ निकल रहा है कि शोक रूपी सागर। अब शोक को सागर बना दिया गया, यानी ऐसा सागर, शोक का सागर। कर एव कमलम,
यानी करह एव कमलम, कर कमलम, कर रूपी कमल, कर रूपी कमल, यानी हाथ को क्या बना दिया गया, कमल बना दिया गया। हाथ की तुलना कमल से कर दी गई। यह रूपक कर्मधारय का उदाहरण है। शोकः एव अनलः शोकानलः, शोकः एव अनलः, आप देख पा रहे हैं, शोकः एव अनलः क्या हो गया, शोकानलः, यानी शोक रूपी अनल यानी अग्नि, शोक रूपी अग्नि, यानी इस शोक की तुलना किससे की गई है, अग्नि से। जिस तरह अग्नि जला देती है व्यक्ति को, उसी तरह शोक भी व्यक्ति को जला देता है। तो वही शोक रूपी अग्नि, एक अग्नि से जलता है आदमी, एक शोक से जल रहा है आदमी, उसकी तुलना अग्नि से कर दी गई है यहाँ पे। आगे देखिए, देहम एव पिंजरम, देह पिंजरम, मैं बता रही हूं कि एव हटा देना है और विभक्ति जो लगी है पहले पद में उसको हटा देना है और इसका समास कर देना है। तो क्या हो गया, देह पिंजरम, देह रूपी पिंजड़ा, देह रूपी पिंजड़ा, यानी यहाँ पर शरीर की तुलना पिंजड़े से की गई है। शरीर की तुलना किससे की गई है, पिंजड़े से की गई है। यानी यहाँ पर शरीर को पिंजड़ा बना दिया गया है, पिंजड़ा बता दिया गया है। जिस तरह पिंजड़े में पक्षी रहता है और पक्षी उड़ जाता है तो फिर पिंजड़ा खाली हो जाता है, उसी तरह इस शरीर को पिंजड़ा बताया गया है कि शरीर पिंजड़ा है और आत्मा इसमें रहने वाला पक्षी है। और जब आत्मा निकल जाता है, यानी जब प्राण निकल जाता है, तब यह शरीर खाली पिंजड़े के समान हो जाता है। यानी जब तक पिंजड़े में पक्षी रहता है तब तक पिंजड़ा जो है क्या होता है, सजीव के समान काम करता है, हिलता है, डुलता है, उसमें पक्षी चहकता है, पक्षी खाना खाता है, मतलब हर कुछ, यानी पिंजड़े की एक शान होती है। और जैसे ही पक्षी उड़ जाता है, पिंजड़ा निर्जीव का निर्जीव अपने स्थान पर यथावत रहता है। उसी तरह से यह शरीर है, जिस तरह से कि पिंजड़ा, और ये शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक वह प्राण ही हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे मुंह को, हमारे दिमाग को संचालित करता है। और जैसे ही यह प्राण निकल जाता है वैसे ही हमारा शरीर खाली पिंजड़े की तरह एक जगह चुपचाप पड़ जाता है, यानी निर्जीव हो जाता है। तो एकदम शरीर का जो है हूबहूब एकदम अभेद स्थापित करते हुए पिंजड़ा से तुलना किया गया। इस तरह यह रूपक कर्मधारय का उदाहरण है। आज हम लोग कर्मधारय समास को समझ लिए, आगे हम कुछ और लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।